प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है और मैं आपका मेंटोर प्रतीक सिंह आज डिवाइन आईएएस की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोगों का जो चैप्टर है, अगर आप देखें तो हम लोगों के जो क्वेश्चन आंसर सेशन का स्टार्टिंग होना था। पहला चैप्टर आपका क्या है, पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ है, जिसमें पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, मानवतावाद का उदय कैसे हुआ, आपको पूरे टॉपिक जो समझाए गए थे उनके क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, कि उन पे जो क्वेश्चन कैसे आपके सामने आ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि पुनर्जागरण, देखिए क्वेश्चन क्या है, पुनर्जागरण से क्या आशय है। तो 15 शब्द में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे। तो पुनर्जागरण का क्या आशय है, सीधा प्रश्न है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच, 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जो वैज्ञानिक विकास, तार्किक विकास या तार्किकता का जो डेवलपमेंट हुआ, पुनर्जागरण से आशय क्या है, तो आशय क्या है कि 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ, जो वैज्ञानिकता की भावना, तार्किकता की भावना, और अगर आप देखें कला साहित्य में जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा था, जो कुछ भी नए तत्व देखे जा रहे थे, उनको क्या कहा गया है, पुनर्जागरण कहा गया है। आदि के विकास को पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, इसको विस्तृत करके भी हम कर सकते हैं, और अगर आपके सामने जो संक्षिप्त में आए तो ऐसे आप इसको डेवलप कर देंगे। क्या समझ में आ रहा है कि पुनर्जागरण क्या है, उससे आशय क्या है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पुनर्जागरण का मतलब क्या है, पुनः जागना। कैसे लिख सकते हैं, पुनः जागना, पुनः जागना। इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो वैज्ञानिक विकास हुआ, तार्किक विकास हुआ, या जो वहां पे जिज्ञासा की प्रवृत्ति आई, कला में, साहित्य के क्षेत्र में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है ना, मध्यकाल के अंदर, मध्यकाल से अब आधुनिकता की जो भी नवीन प्रवृत्तियां आई, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण। क्या कहते हैं, पुनर्जागरण। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जो प्रश्न छोटे हैं तो सीधे आप, जब तक आप कंक्रीट होके नहीं लिखोगे तब तक बेहतर नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न पे आते हैं। यह प्रश्न क्या कहता है, इसे समझते हैं। कुस्तुनतुनिया क्या है, कुस्तुनतुनिया के पतन के दो महत्वपूर्ण परिणाम। कुस्तुनतुनिया कौन सी, क्या चीज है, कुस्तुनतुनिया पूर्वी यूरोप की राजधानी थी, और जब उस पे तुर्कों का अधिकार हो गया तो उसके बाद क्या परिणाम निकले। प्रश्न ये है, सीधा प्रश्न है, और अगर आप इस तरह से इसको समझें कि यहां पर हम सीधे इस तरह से समझें कि कुस्तुनतुनिया के पतन के दो परिणाम पूछ रहा है, कि दो परिणाम बता दीजिए, दो महत्वपूर्ण परिणाम। तो सीधे बता दीजिए कि यूरोप में पुनर्जागरण को जो गति मिली, पहली बात, यूरोप में पुनर्जागरण को गति मिली। पहली चीज तो ये है कि इससे जो कुस्तुनतुनिया, जो पूर्वी यूरोप की राजधानी थी, अगर आप समझें तो ये क्या थी, पूर्वी यूरोप की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। पूर्वी यूरोप की राजधानी पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया, मुसलमानों का अधिकार हो गया, तो यूरोप में एक तो पुनर्जागरण को गति मिली कि हमें तार्किकता पर, वैज्ञानिकता पर, जिज्ञासा की प्रवृत्ति पर, मानवतावाद पर फोकस करना होगा। दूसरी चीज अगर आप देखें तो यहां एक बात और समझ में आएगी कि यूरोप के देशों से जो पहले व्यापार होता था वो स्थल मार्ग से होता था। इस समय अगर आप देखें
जब तक कुस्तुनतुनिया ईसाइयों के पास था तो स्थल मार्ग से भी पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार होता था, लेकिन जब कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, साल्जुक तुर्कों का अधिकार हो गया, तो कुस्तुनतुनिया के अधिकार के बाद जो यूरोप था वो पूर्वी यूरोप के देशों के साथ, या आप ऐसे कह सकते हैं कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर पा रहा था। तो अब क्या हुआ, पूर्वी देशों के साथ, अगर आप समझें, पूर्वी देशों के साथ साथ व्यापार करने के लिए वैकल्पिक मार्गों की खोज शुरू हुई, है ना। इसी क्रम में आप यहां लिख सकते हैं कि सामुद्रिक यात्राएं शुरू हुई, और आप जानते हैं सामुद्रिक यात्राओं के द्वारा ही अलग अलग स्थान, अलग अलग चीजें खोजी गई, है ना। चाहे वो वास्को डिगामा हो, कोलंबस हो, चाहे वो बार्थोडियाज हो, सबने अलग अलग चीजों को खोजा। तो यहां यह समझना पड़ेगा कि कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद यूरोप में पुनर्जागरण को गति मिली, पहली बात। दूसरी बात, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए वैकल्पिक मार्गों की तलाश की गई। क्लियर। प्रश्न जो पूछा जाएगा टू द पॉइंट रहेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे आपके। प्रश्न पूछने के बाद आप इधर उधर की बातें लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो छोटे प्रश्न होते हैं, छोटे प्रश्नों को लिखने के लिए हमें टू द पॉइंट बात को समझना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखते हैं। पुनर्जागरण की वैज्ञानिक भावना का परिणाम महत्वपूर्ण आविष्कार निकला, किन्हीं दो आविष्कारों के नाम बताइए। देखिए प्रश्न क्या है, पुनर्जागरण की वैज्ञानिक भावना का परिणाम महत्वपूर्ण आविष्कार क्या है जिसने पुनर्जागरण को बहुत ज्यादा मोशन दिया, बहुत ज्यादा। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा पुनर्जागरण का मूल्य क्या है, इस बात को समझिए। दो महत्वपूर्ण आविष्कार, पहला प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया साहब, तो गुटेनबर्ग ने। किसने किया, गुटेनबर्ग ने। अब समझिए, प्रिंटिंग प्रेस जब आई और प्रिंटिंग प्रेस से लगातार पुस्तकें, बाइबल का अनुवाद, बड़े पैमाने पर पत्र पत्रिकाओं को छापना, और उससे जो वैज्ञानिकता थी, जो जिज्ञासा थी, जो लोगों की सोच में परिवर्तन था, वो सब कुछ होने लग गया। तो सबसे बड़ा आविष्कार क्या है, पुनर्जागरण की वैज्ञानिक भावना का। अगर आप देखें वैज्ञानिक भावना का विकास कैसे हुआ, तो दो महत्वपूर्ण आविष्कार, पहला प्रिंटिंग प्रेस, और प्रिंटिंग प्रेस को अगर आप देखें तो ये जर्मनी में, कौन है, गुटेनबर्ग, जर्मनी का है, और इसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। और प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद बहुत तेजी से पुनर्जागरण के मूल्य पहुंचने लगे। दूसरा, गैलीलियो ने जो दूरबीन का आविष्कार किया, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। जिससे अगर आप देखें तो बहुत दूर की चीजों को देखना आसान हुआ, और जो हम ग्रह, नक्षत्र और तमाम तरह की हमारी जिज्ञासाएं थी, उस पर भी हमारी सोच स्पष्ट हो पाई। तो यहां प्रश्न क्या है, पुनर्जागरण की वैज्ञानिक भावना का परिणाम महत्वपूर्ण आविष्कार निकला। तो महत्वपूर्ण आविष्कार कौन कौन से महत्वपूर्ण इसमें हैं, दो आविष्कारों की चर्चा की गई। पहला प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जिसको गुटेनबर्ग ने किया, दूसरा गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया।
और इन दोनों ही आविष्कारों का पुनर्जागरण के ऊपर काफी गहरा असर दिखाई देता है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है। जो प्रश्न क्या है, न्यू लर्निंग से आप क्या समझते हैं? न्यू लर्निंग से आप क्या समझते हैं? प्रश्न देख लीजिए। न्यू लर्निंग से आप क्या समझते हैं? नई विद्या या न्यू लर्निंग से आप क्या समझते हैं? प्रश्न देखिए। मतलब न्यू लर्निंग क्या है? न्यू लर्निंग का मतलब पुनर्जागरण में यह समझा गया कि ऐसी शिक्षा पद्धति जो वैज्ञानिकता से भरी हो, जो धर्मनिरपेक्ष हो। न्यू लर्निंग का मतलब है ऐसी शिक्षा पद्धति जो वैज्ञानिकता से ओतप्रोत हो और धर्मनिरपेक्ष हो। क्या हो? धर्मनिरपेक्ष हो। इसको क्या कहा गया? न्यू लर्निंग। तो आप क्या बताएंगे? न्यू लर्निंग क्या है? न्यू लर्निंग ऐसी शिक्षा पद्धति है, ऐसी शिक्षा पद्धति थी जो वैज्ञानिकता से ओतप्रोत है और धर्मनिरपेक्ष है। इसे हम क्या कहेंगे? न्यू लर्निंग। पुनर्जागरण में न्यू लर्निंग शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि जब ऐसी शिक्षा पद्धति आपके पास आए कि आप धर्म से बाहर निकल के सोच पाएं, आप वैज्ञानिकता को लेकर आगे बढ़ पाएं, तो उसको हमने समझा न्यू लर्निंग कहा गया है। क्या कहा गया है? न्यू लर्निंग। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। पुनर्जागरण का धार्मिक स्वरूप किस रूप में प्रकट हुआ है? पुनर्जागरण का धार्मिक स्वरूप किस रूप में प्रकट हुआ है? इस प्रश्न को देखिए जरा। देखिए क्या है पुनर्जागरण का धार्मिक स्वरूप। अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे बड़ा जो इसमें रूप दिखाई देगा वो धर्म सुधार। तो पुनर्जागरण का धार्मिक स्वरूप अगर हम लिखें इसका आंसर, तो हम लिखेंगे कि पुनर्जागरण का धार्मिक स्वरूप धर्म सुधार के रूप में हमारे सामने आता है। पुनर्जागरण का धार्मिक स्वरूप धर्म सुधार के रूप में सामने आता है। आप समझिएगा कि पुनर्जागरण ने सबसे बड़ा काम क्या किया कि धर्म सुधार के लिए प्रेरणा। आगे चल के मार्टिन लूथर ने इसी धर्म सुधार की बात किया। तो पुनर्जागरण ने अगर आप देखें तो उसमें सबसे बड़ा धार्मिक स्वरूप को अगर आप देखें तो धर्म सुधार के रूप में चीजें सामने लाने का काम किया है ना? यह चीज आपको समझ में आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पे आए। क्या कहता है प्रश्न? प्रश्न क्या है? प्रश्न है मानवतावाद से क्या आशय है? देखिए, मानवतावाद से क्या आशय है और पुनर्जागरण में मानवतावाद कैसे आया? अब यहां पे आपको क्या बताना है? मानवतावाद से आशय क्या है? क्या बताएंगे मानवतावाद से आशय क्या है? इस समय पहली बार यूरोप में यह कहा गया कि पारलौकिक सुखों के स्थान पर इस लोक को महत्व दिया जाए, मानव को महत्व दिया जाए। अब पहली बार मनुष्य के जीवन की जो बातें हैं उनको सामने रखा गया, उसकी रुचियों को। मानवतावाद क्या है? मानवतावाद का मतलब अब ऐसे लिख सकते हैं कि पुनर्जागरण ने
पुनर्जागरण ने इहलोक इहलोक को केंद्र में रखा और इसके अंतर्गत मानव के सुख दुख को महत्व प्रदान किया। मतलब अगर आप कहें मानवतावाद से आशय क्या है, मानवतावाद से आशय यह है कि यहां पर पहली बार पुनर्जागरण के द्वारा यह लोक को केंद्र में रखा गया, इसके अंतर्गत मानव के सुख दुख को स्थान दिया गया। आप इस बात को समझेंगे। मतलब यह कहा गया कि मानव के सुख दुख को केंद्र में रखा जाए, मानव को कैसे अधिक से अधिक सुखी बनाया जाए, इस पर विश्वास रखने वाले दर्शन को मानवतावाद कहा गया। मतलब आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि मानवतावाद ऐसा दर्शन था जिसने मानव को इसी दुनिया में सुखी बनाने का प्रयास किया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मानवतावाद ऐसा दर्शन था जिसने मानव को इसी दुनिया में सुखी बनाने का प्रयास किया, जहां मानव ही केंद्र में होगा। कौन केंद्र में होगा? मानव। धर्म नहीं होगा केंद्र में, मानव ही केंद्र में होगा। तो यह क्या दर्शन है? मानवतावाद का। अगले प्रश्न पे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पुनर्जागरण काल के 4 वैज्ञानिकों का नाम बताइए। पुनर्जागरण काल के 4 वैज्ञानिकों का नाम बताइए। बहुत सीधे से बहुत सारे वैज्ञानिक हैं पुनर्जागरण काल में, लेकिन 4 महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के नाम बता दीजिए। आप इसमें नाम बता दीजिए 4 लोगों के। केपलर का नाम लिख दीजिए। केपलर, जिन्होंने जो ग्रहों की गति उसके ऊपर अपनी बात रखी। कापरनिकस का नाम बता दीजिए। ठीक है। इसके अलावा 1-2 लोगों के और नाम कौन कौन से? एक नाम आप बता सकते हैं न्यूटन का, है ना? न्यूटन का नाम बता दीजिए। आप जानते हैं न्यूटन के जो गति के नियम है 3। इसके अलावा एक नाम बता दीजिए ब्रूनो का। तो 4 पुनर्जागरण काल के वैज्ञानिकों के नाम आपने यहां पर बता दिया, बात खत्म। जो पूछा सीधे आपने बता दिया, आपको पूरे नंबर मिल गए। अगले प्रश्न पे आइए। अगले प्रश्न पे आते हैं। पंडित नेहरू ने पुनर्जागरण को किस रूप में परिभाषित किया है या किस प्रकार परिभाषित किया है? अब यह प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। पंडित नेहरू पुनर्जागरण को किस रूप में परिभाषित करते हैं? अब पुनर्जागरण क्या रूप उनके नजर में रहता है? तो यहां पे लिखेंगे आप कि पंडित नेहरू ने पुनर्जागरण को विद्या के पुनर्जन्म के रूप में परिभाषित किया है। क्या लिखेंगे? पंडित नेहरू ने पुनर्जागरण को विद्या के पुनर्जन्म के रूप में
परिभाषित किया है, परिभाषित किया है। विद्या के पुनर्जन्म के रूप में परिभाषित किया है ना। अगर आप इस बात को समझें कि विद्या के पुनर्जन्म के रूप में परिभाषित किया है, विद्या के पुनर्जन्म के रूप में परिभाषित किया है। किसके रूप में? विद्या के पुनर्जन्म, मतलब विद्या का फिर से जन्म हुआ पुनर्जागरण में, ठीक है। और यह भी कहा है कि ये जो पुनर्जागरण था इसने कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोप की अलग अलग भाषाओं का भी विकास किया। इसने कला, विज्ञान, साहित्य एवं अलग अलग भाषाओं का भी विकास किया है, विकास किया है। मतलब अगर आप ये देखें तो पंडित नेहरू ने पुनर्जागरण को किस रूप में जो परिभाषित किया है कि इसे विद्या के पुनर्जन्म के रूप में परिभाषित किया है। इसके अलावा इस अगर आप देखें तो इसमें इन्होंने, यहां पे जोड़ दीजिएगा, इसके अलावा इसमें इन्होंने कला, विज्ञान, साहित्य, अलग अलग भाषाओं के भी विकास की, भाषाओं के भी विकास की बात किया है। मतलब यहां पर बहुत सारी चीजों का विकास हुआ, तो पंडित नेहरू ने इस रूप में पुनर्जागरण को परिभाषित किया है। क्या बात समझ में आ रही है कि जो प्रश्न पूछा जाए उसी के अनुरूप आपको लिखना है, न ज्यादा इधर जाना है न ज्यादा उधर जाना है। आपने सीधे समझा दिया कि पंडित नेहरू ने इसे विद्या के, आप इतना भी लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा। इसके अलावा आप एक लाइन और बढ़ाना चाहें तो आप ये भी बढ़ा सकते हैं। इसमें उन्होंने ये समझाया या बताया कि कला, विज्ञान, साहित्य और अलग अलग भाषाओं का जो यूरोप में, चाहे वो जर्मन भाषा हो, चाहे वो इतालवी भाषा हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो अलग अलग स्पेनिश भाषा हो, जो इसका डेवलपमेंट हुआ उस पर भी उन्होंने बताया कि पुनर्जागरण एक काफी महत्वपूर्ण काल था। क्या क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में गैलीलियो के योगदान को स्पष्ट करें। अगर आप देखें तो पुनर्जागरण में गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। उसी के ऊपर प्रश्न है कि विज्ञान के क्षेत्र में गैलीलियो के जो योगदान है उसको समझाइए। अब ये आपके सामने 15 शब्द में आपको लिखना है। आप क्या बताएंगे? एक तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि दूरबीन का आविष्कार किया। इसके अलावा इन्होंने कॉपरनिकस के सिद्धांत, जो कॉपरनिकस ने बताया था, उस सिद्धांत को पुष्टिकृत किया। मतलब दूरबीन के आविष्कार के कारण कॉपरनिकस के सिद्धांतों की पुष्टि किया। पहली बात तो ये इनका योगदान है। क्या किया इन्होंने? दूरबीन के आविष्कार, भाई दूरबीन के आविष्कार के द्वारा इन्होंने कॉपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि की कि भैया कॉपरनिकस ठीक बोल रहा था। दूरबीन से भी मैंने यही देखा कि जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है ना। तो यहां समझना पड़ेगा कि दूरबीन के आविष्कार के द्वारा इन्होंने कॉपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि किया कि कॉपरनिकस ठीक बोल रहा था। पहला योगदान तो इनका ये है। अगली बात क्या है? अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पेंडुलम का सिद्धांत दिया। क्या दिया? पेंडुलम
का सिद्धांत दिया, जिससे जिससे आगे चलकर दीवाल घड़ियों का निर्माण संभव हो पाया। देखिए इस बात को, पेंडुलम आपने देखा होगा, ऐसे है ना, ऐसे करके हिलता रहता है ना घड़ियों में। ये है घड़ी, ये जो हिल रहा है इसको क्या कहते हैं? पेंडुलम। इन्होंने क्या किया कि पेंडुलम का सिद्धांत दिया, जिससे आगे चल के दीवार घड़ियां, आप सबने खूब देखी होगी, अजंता की घड़ियां आती हैं, उसमें आप देखिए नीचे ऐसे ऐसे हिलता रहता है। तो पेंडुलम का सिद्धांत दिया, और जिससे आगे चल के दीवार घड़ियों के निर्माण का जो प्रयास था, जो चीजें थी, वो संभव हो पाई। क्या स्पष्ट सबको दिख रहा है? ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगले प्रश्न पे आइए। अगले प्रश्न को देखिए। पुनर्जागरण कालीन साहित्यिक शैली मध्यकालीन साहित्यिक शैली से किस प्रकार भिन्न है? क्या कह रहा है कि पुनर्जागरण काल की साहित्यिक शैली है ना, लिटरेचर, मध्यकाल की शैली से कैसे अलग है? कैसे अलग है? इसका आंसर आपको लिखना है, कैसे अलग है। आपने इसके पहले अध्ययन किया है, कैसे अलग है बताओ जरा। अगर आप देखोगे जो मध्यकाल की, अगर आप इसको इस तरीके से लिखें कि आप यहां पे ये बताएंगे कि सबसे पहले जो मध्यकाल की साहित्यिक शैली थी वो धर्म से अत्यधिक जुड़ी हुई थी। कैसे बताएंगे? मध्यकाल की, सबसे पहले ये बता देंगे कि मध्यकाल की साहित्यिक शैली धर्म से अत्यधिक जुड़ी हुई थी और अंतर्मुखी थी, है ना। लिख दीजिए, मध्यकाल की साहित्यिक शैली धर्म से अत्यधिक जुड़ी हुई थी, एवं अंतर्मुखी थी। वहीं पुनर्जागरण काल की साहित्यिक शैली को अगर हम देखें तो साहित्यिक शैली यथार्थवादी थी, जहां पर वास्तविकताओं को दिखाया गया था। इसके अलावा वो बहिर्मुखी थी। साहित्यिक शैली यथार्थवादी थी, है ना। फिर जो बहिर्मुखी थी एवं मानवतावादी थी। इतनी बात लिख दीजिए। अब बता दीजिए। अब देखिए 15 सबसे अधिक है, तो बस आप इतना भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा कि आप इतना एक लाइन ऐसे लिख देंगे कि मध्यकाल की साहित्यिक शैली धर्म से अत्यधिक जुड़ी हुई थी, वहीं जो पुनर्जागरण काल की जो साहित्यिक शैली थी उसमें वैज्ञानिकता थी, यथार्थवाद था। बस हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने इस तरह से बता दिया, साहित्यिक शैली धर्म से अत्यधिक जुड़ी हुई थी, उस समय अंतर्मुखी थी, वहीं पुनर्जागरण काल में अगर हम देखें तो यथार्थवादी थी, बहिर्मुखी थी और मानवता से जुड़ी हुई थी। क्या बात क्लियर सबको?
ठीक है, अब आ जाइए जो 50 शब्द वाले पे, जो प्रश्न पे, पुनर्जागरण से क्या आशय है। देखिए 50 शब्द, अभी आपने 15 शब्द देखा। छोटे में बिल्कुल कंक्रीट लिखना होता है, जब थोड़ा उससे बड़ा तो ये जो लघुत्तरीय, अगर आप इसको कहें तो ये लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं? जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। और इन प्रश्नों को देखिए, पुनर्जागरण से क्या आशय है। तो पुनर्जागरण से क्या आशय भाई, आप देखें मुख्यतः 14वीं से 16वीं शताब्दी, कहीं कहीं 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप के अंदर जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो बदलाव हुआ, उन्हीं को पुनर्जागरण कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि यूरोप में 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में होने वाले, आदि क्षेत्रों में, इसी में आदि क्षेत्रों में होने वाले बड़े बदलावों को पुनर्जागरण कहा गया है। यूरोप में 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच होने वाले राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, है ना, ये जो बदलाव हैं, इन बदलावों को हम क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। इसके अलावा अगर आप इसकी विशेषताओं को भी थोड़ा बहुत बताना चाहें तो एक लाइन और भी इसमें लिख देंगे कि इस समय पुनर्जागरण के काल में मनुष्य के स्वतंत्र चिंतन, साहस, जिज्ञासा, वैज्ञानिकता, इस काल में मानव के स्वतंत्र चिंतन, जिज्ञासा, मानव के स्वतंत्र चिंतन, जिज्ञासा, वैज्ञानिकता, तार्किकता, धर्मनिरपेक्षता, मानवता जैसे मूल्यों को प्रोत्साहन दिया गया। क्या किया गया? प्रोत्साहन दिया गया। तो पुनर्जागरण का अर्थ समझ में आ गया। इसके पहले भी हम लोगों ने 15 शब्दों में किया, अब हमने इसको 50 शब्दों में भी लिख दिया। ठीक है, यूरोप में 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, है ना, सामाजिक भी कर सकते हैं, आदि क्षेत्रों में होने वाले बदलावों को पुनर्जागरण कहा गया। इस काल में मानव के स्वतंत्र चिंतन, जिज्ञासा, वैज्ञानिकता, तार्किकता, धर्मनिरपेक्षता, मानवता जैसे मूल्यों को प्रोत्साहन दिया गया। बात खत्म। नंबर तब मिलेंगे कंक्रीट, जब आप पूरी तरह से एक एक शब्द आपके बिल्कुल क्लियर है, सब बातें स्पष्ट करके आपने बता दिया। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या कहता है?
पुनर्जागरण की 5 विशेषताएं बताइए। बहुत बहुत सिंपल सी बात है। क्या है पुनर्जागरण की 5 विशेषता? यहीं लिख दीजिए, 1 2 3 4 और 5। आइए, तो पहली विशेषता क्या है? ये एक बौद्धिक आंदोलन था जिसने लोगों को विवेक पर सोचने पर बात किया, है ना। आप यहां देखें, ऐसे लिख देते हैं, वैज्ञानिकता पर बल दिया गया, वैज्ञानिकता पर बल दिया गया। ठीक है। दूसरी बात अगर आप देखें यहां पर, और क्या है, यहां पर एक बात यह कहा गया कि यह एक जो मध्यकाल के धार्मिक आडंबर थे उनसे मुक्ति की बात है। मध्यकाल के धार्मिक आडंबरों से मुक्ति की बात करता था। ठीक है, मध्यकाल के धार्मिक आडंबरों से मुक्ति की बात करता था। इसकी दूसरी विशेषता, इसके अलावा कला साहित्य में मानवतावादी भावनाओं को प्रोत्साहन दिया जाना। कला एवं साहित्य में मानवतावादी भावनाओं को प्रोत्साहित करना। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट हो गया। चौथे नंबर पे आप क्या बता सकते हैं? आप ये बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक, अगर आप कहें धर्मनिरपेक्ष और तार्किक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षता एवं तार्किक दृष्टिकोण को बनाए रखने की बात की गई है। बनाए रखने की बात की गई कि धर्मनिरपेक्षता, एक तो धर्म से अलग होकर स्टेट चलाया जाए, धर्मनिरपेक्षता और तार्किक दृष्टिकोण को बनाए रखने की बात की गई। 5वां पॉइंट और क्या बना सकते हैं? एक पॉइंट और, जिज्ञासा। देखिए एक चीज समझिएगा, एक तो भौतिकता, यह लोक को महत्व दिया गया, यह लोक को महत्व दिया गया और मानव को केंद्र में रखा गया। ये हो गए 5 पॉइंट आपके। ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं? ये 5 पॉइंट ऐसे करना है। आपसे पूछा गया पुनर्जागरण की 5 विशेषताएं बता दिया, वैज्ञानिकता पर बल दिया गया, मध्यकाल धार्मिक आडंबरों से मुक्ति की बात करता था, कला और साहित्य में मानवतावादी भावनाओं को जो प्रोत्साहन, ये लोक को महत्व दिया गया और मानव को केंद्र में रखा गया। ठीक है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति को, जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया। यहीं ब्रैकेट में लिख सकते हैं जिज्ञासा, है ना, जिज्ञासा को बढ़ावा दिया गया। आप प्रश्न पूछिए तब बात बनेगी। जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया। क्या आपके सामने ये बात क्लियर है पूरी तरह से? देख लीजिए इस प्रश्न को कि पुनर्जागरण की 5 विशेषताएं, ये आपके सामने है। अगले प्रश्न पे आइए जरा।
फिर वही प्रश्न है, देखिए, मानवतावाद के अर्थ को अभी तक आपने छोटे में लिखा था, अब आपने यहां पर बड़े में लिखना है। मानवतावाद के एक प्रश्न और रहा होगा, हां, ये पुनर्जागरण के 5 कारण। क्यों पुनर्जागरण हुआ, यह प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। पुनर्जागरण के 5 कारण कौन कौन से? तो वही 1, 2, 3, 4, 5। पुनर्जागरण के 5 कारण एकदम सीधे बता दीजिए। पहला कारण क्या है? मुसलमानों का अधिकार हो गया कुस्तुनतुनिया पर। पहली बात, कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों का अधिकार, पहला कारण अधिकार होना। इससे आप देखेंगे यहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अलग अलग जगह भागने लगे। यह पूर्वी यूरोप की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, इस पर अधिकार हो गया तुर्कों का, मुसलमानों का। दूसरी बात, अगर आप देखें धर्म युद्ध हो रहा था, जिसको क्रूसेड कहते हैं, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में, तो धर्म युद्ध और अरब से यूरोप का संपर्क, धर्म युद्ध चल रहा था। धर्म युद्ध चला था किसके बीच में? ईसाई वर्सेज मुसलमान, जिससे यूरोप अरब जगत से संपर्क में आया था। जिससे यूरोप अरब जगत के संपर्क में आया था। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है साहब, तीसरे पॉइंट को देखिए। तीसरा पॉइंट क्या है? एक तो यह समझना पड़ेगा कि इसी समय व्यापारिक और वाणिज्यिक जो गतिविधियां थी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिससे भी नए सुधार की वकालत हो रही थी। व्यापारिक और वाणिज्यवादी दृष्टिकोण का विकास हो रहा था, जिससे नए सुधारों की आवाज उठ रही थी। जिससे नए सुधारों की आवाज उठ रही थी। ठीक है, अगले पॉइंट को देखिए जरा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट को देखें तो एक तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और मंगोल साम्राज्य का जो विचार थे उनसे पूर्व और पश्चिम के विचारों में मेलजोल हो रहा था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि विशाल मंगोल साम्राज्य के कारण पूर्वी और पश्चिमी विचारों में मेलजोल भी हो रहा था। मंगोल साम्राज्य के विकास के कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों के विचारों में नजदीकी आ रही थी।
नजदीकी आ रही थी। ये हो गए पुनर्जागरण के 5 कारण। ये क्या है पुनर्जागरण के 5 कारण? एक बार देख लीजिए इसको कायदे से। पुनर्जागरण के 5 कारण में पहला कारण क्या है? कुस्तुनतुनिया पे मुसलमानों का अधिकार, धर्म युद्ध चला, है ना, जिसको क्रूसेड कहते हैं। फिर यूरोप का अरब जगत से संपर्क हुआ, ठीक। इसके बाद व्यापारिक और जो वाणिज्यवाद दृष्टिकोण का विकास हो रहा था, जिससे नए जो सुधारों की वकालत हो रही थी, नए नए सुधार की बात हो रही थी। इसके अलावा मंगोल साम्राज्य का विकास हुआ, जिससे पूर्व और पश्चिम के देशों के विचारों में आदान प्रदान हुआ, जिससे नजदीकी आई और नए सुधार की वकालत की गई, नए सुधारों की बात रखी गई। स्पष्ट है सबको? स्पष्ट है इतनी बात? अगले प्रश्न को देखिए। मानवतावादी, प्रश्न क्या है? मानवतावाद के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप ये बताना चाहें तो ये बता सकते हैं, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो जर्मन के नीथ हैमर ने किया था, प्रयोग जर्मनी के नीथ हैमर ने किया था, हैमर ने किया था। इस दर्शन के अनुसार, इस दर्शन के अनुसार मानव ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसके सुखों पर ही हमें केंद्रित होना चाहिए। इसके अलावा परलोक के स्थान पर इहलोक पर यह विचारधारा अत्यधिक महत्व देती है। यह है इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए इसको, एक बार ध्यान से समझ लीजिए क्या है प्रश्न। यहां आपने देखा तो सबसे पहले आपने बता दिया कि जर्मनी के नीथ हैमर ने इस शब्द का पहले इस्तेमाल किया, और इस दर्शन के अनुसार मानव ही सबसे महत्वपूर्ण है, उसके सुखों पर ही हमें केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा परलोक के स्थान पर इहलोक पर यह विचारधारा अत्यधिक महत्व देती है। सीधी सी बात है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। देखिए अगला प्रश्न देखिए जरा, मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने पुनर्जागरण को किस प्रकार प्रभावित किया? मैंने आपको बताया था कि मुद्रण ने सबसे ज्यादा असर डाला था। प्रिंटिंग प्रेस की तो बात ही मत पूछिए। 15वीं शताब्दी में जब गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया तो इसके परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण को नए आयाम मिलने लगे। लिख दीजिए, 15वीं शताब्दी में जब जर्मनी के गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया
आविष्कार किया तो इसके परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण को नए आयाम मिले। जैसे अगर आप देखें, बौद्धिक जो ज्ञान विचारधारा के लिए मार्ग खुला, जैसे जो ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए मार्ग तैयार हुआ, है ना। पहली चीज तो ये है कि भाई आप बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन जब तक वो बात लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो उस बात का महत्व क्या है, मतलब क्या है। पहली बात यह है कि ज्ञान विज्ञान के प्रसार का मार्ग तैयार हुआ कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। इसके अलावा अधिक से अधिक जब पुस्तकें प्रकाशित हुई तो अगर आप देखेंगे तो जो पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, पुस्तकें कम मूल्य पर लोगों तक पहुंची, जिससे अगर आप देखें तो विशिष्ट लोगों का जो एकाधिकार था ज्ञान पर वो समाप्त हुआ। इसने विशिष्ट लोगों का जो ज्ञान पर एकाधिकार था वह समाप्त हुआ और सामान्य लोगों तक पुस्तकें पहुंचने लगी। और अगर आप देखें तो इससे जो समाज में अंधविश्वास था, रूढ़ियां थी, कट्टरता थी, है ना, इससे समाज में ऐसे लिख सकते हैं, अंधविश्वास, रूढ़ियां, कट्टरता, जैसे तत्वों पर आघात हुआ, है ना, अंधविश्वास पर आघात हुआ, रूढ़ियों पर आघात हुआ, कट्टरता पर आघात हुआ। और अगर आप देखें तो तार्किक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साहस को प्रोत्साहन दिया गया, है ना। इन पुस्तकों में तार्किकता, वैज्ञानिकता आदि को प्रोत्साहन दिया गया। ये पूरी बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। क्या क्लियर है सबको? तो आज के लिए हम यहीं रुकेंगे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इस प्रश्न को देख लीजिए अच्छे तरीके से कि इस प्रश्न में क्या कहा गया है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने पुनर्जागरण को किस प्रकार प्रभावित किया। तो आप बता देंगे सबसे पहले 15वीं शताब्दी में जब जर्मनी के गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया तो इसके परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण को नए आयाम मिले। ठीक, अब यहां चूंकि प्रश्न क्या है, किस प्रकार प्रभावित किया, आयाम बताइए। ज्ञान विज्ञान के प्रसार का मार्ग तैयार किया, विशिष्ट लोगों के पास जो ज्ञान का एकाधिकार था उसको तोड़ा और सामान्य लोगों तक ये पुस्तकें या जानकारियां पहुंचाने का प्रयास किया। इसके अलावा और क्या बता सकते हैं, अंधविश्वास, रूढ़ियां, कट्टरता जैसे तत्वों पर आघात हुआ और उसके जगह तार्किकता, वैज्ञानिकता, जिज्ञासा जैसे मूल्यों को प्रोत्साहन दिया गया। क्या क्लियर? चलिए बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब अपना ध्यान रखिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग, क्योंकि देखो जितना फ्रेमिंग करोगे, जितनी चीजों को आंसर लिख लिख के फेंक दीजिए, जितना आंसर लिखोगे उतना ही फायदा होगा। आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ने से मतलब नहीं है, लिखना आपका लगातार होना चाहिए। बिना लिखे काम नहीं चलेगा। बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।